नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जयंत शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 13वां यानी वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में। और दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 प्रमेय 13.1 प्रमेय 13.2 और प्रमेय 13.3 पढ़ेंगे दोस्तों। और इन्हीं प्रमेय के आधार पर अपनी जो प्रश्नमाला है वो 13.1 वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले भी हम एक वीडियो इससे संबंध में ला चुके हैं, यानी उसमें क्या था, स्पर्श रेखाओं और छेदन रेखाओं के बारे में था। और उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम प्रमेय 13.1 की वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त है हमारे पास और उसके किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो दोस्तों यहां पे हम एक वृत्त ले रहे हैं, ये वृत्त का हो गया केंद्र और इसी वृत्त पर किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए हम खींच देते हैं यहाँ पे ये स्पर्श रेखा, ये कोई स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त के इस बिंदु से गुजर रही है या इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त के किसी एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है वो स्पर्श रेखा होती है और उस रेखा का कोई भी भाग वृत्त के अभ्यंतर में नहीं जाता है। तो ये स्पर्श रेखा हो गई। मान लीजिए कि हमने इस स्पर्श रेखा को नाम दे दिया एक्स वाई और केंद्र का नाम दे दिया ओ। फिर ये क्या बोल रहा है कि भाई वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये खींची, उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या। अब उसी बिंदु से हमें त्रिज्या खींचनी है। त्रिज्या कहाँ जाती है कि वृत्त की जो परिधि है उसके किसी भी बिंदु को केंद्र से मिला दो सीधा, वो रेखाखंड उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हो गई इस वृत्त की क्या, त्रिज्या। और ये बोल रहे हैं कि ये जो हमने त्रिज्या खींची है उसी बिंदु से जिस पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है उसी बिंदु से त्रिज्या खींच ली तो वो त्रिज्या जाकर इस पर लंब बनाती है। अब हमें दिख रहा है कि लंब बनाती है, लेकिन कैसे बनाती है, ये प्रमेय कैसे हुआ, हम इसे सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस प्रमेय के हिसाब से हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो हमें यह दिया गया है कि वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, खींची गई है तो खींची गई है। फिर क्या खींची कि उसी बिंदु से एक त्रिज्या, चलिए भाई उसी बिंदु से एक त्रिज्या भी खींची गई है। चलो भाई खींच लो त्रिज्या, उसी बिंदु से एक त्रिज्या खींची गई है। तो अब बताइए कि करना क्या इसमें कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींच ली, उसी बिंदु से एक त्रिज्या खींच ली, तो हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, वो सत्यापित ये कि वह स्पर्श रेखा, वह स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रमेय को हम दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और वह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दोनों ही एक ही बात है। लेकिन देखिए प्रमेय में कहीं भी केंद्र का नाम या स्पर्श रेखा का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम लेते हैं कि भाई वृत्त का केंद्र ओ। चलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्त का केंद्र हमने ले लिया ओ। वृत्त का केंद्र ओ लेने के साथ साथ हम लेंगे स्पर्श रेखा, और वो स्पर्श रेखा हमने ले ली एक्स वाई जो बिंदु। अब देखिए जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी न किसी बिंदु पर इस वृत्त को स्पर्श करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। उस बिंदु का नाम हमने ले लिया, मान लीजिए ए, जो आपका मन करे आप ले सकते हो। हमने ले लिया एक्स वाई जो बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो चलिए भाई बिंदु ए पर क्या करती है, स्पर्श करती है, ये ले लिया हमने। अब करते हैं किसी एक्स वाई पर कोई अन्य बिंदु और ले लेते हैं। इस स्पर्श रेखा पर स्थित होना चाहिए, हम कोई एक अन्य बिंदु ले लेते हैं। चलिए हमने यहां अन्य बिंदु ले लिया बी। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर
एक्स वाई पर अन्य बिंदु बी अंकित किया। चलिए हमने बी बिंदु अंकित कर दिया। फिर क्या करें कि ठीक है, इस बी को केंद्र ओ से मिला दो। चलिए बी को केंद्र ओ से मिलाया। अब ये मिलाने के बाद हम क्या देखते हैं, देखिए चलिए हम भी मिला देते हैं। ये केंद्र को इस बी से मिला दिया। अब ये बोल रहा है इसमें कि ये जो त्रिज्या है ना, वो इस स्पर्श रेखा पर लंब बना देगी, वापिस स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब बना देगी। यानी इन दोनों को भी यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा, ये बोल रहा है। कैसे बनेगा वो हम सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि ये है केंद्र और ये कौन है, स्पर्श रेखा। तो अगर देखा जाए तो ये केंद्र है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये इसके बीच में क्या हो गई, केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की दूरी हो गई। तो हम यहां ले सकते हैं कि भाई देखिए कैसे लिखेंगे कि भाई केंद्र ओ से स्पर्श रेखा की दूरियां, स्पर्श रेखा की दूरियां। तो देखिए इस स्पर्श रेखा से इस केंद्र की दूरियां कौन कौन सी हैं, तो यहां पे दूरियां ध्यान रखें दोस्तों, ओ ए ये भी केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, ओ बी ये जो है वो भी केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच की दूरियां ही है दोस्तों। ये दोनों ही स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच की दूरी है। लेकिन हमने क्या देखा, इन दोनों दूरियों के अंदर हमने देखा कि सर यहां पे जो ये दोनों दूरियां दी गई है उसमें से ये केंद्र और स्पर्श रेखा की तरफ जो ये दूरी जा रही है ओ बी, वो कहां जा रही है, दूरी वृत्त के बाहर जा रही है। लेकिन ये वृत्त के बाहर नहीं, ये वृत्त की परिधि तक ही जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र से जो वृत्त के बाहर जाएगी दूरी, वो केंद्र से परिधि पर तक जाने वाली जो दूरी होगी उससे वो हमेशा ज्यादा ही बनेगी। और हमें पता है कि स्पर्श रेखा का केवल एक ही बिंदु वृत्त पर स्थित होता है और स्पर्श रेखा के अन्य सभी बिंदु, स्पर्श रेखा तो क्या है भाई, रेखा है। रेखा क्या होती है, अनेक बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। और अब इस स्पर्श रेखा को देखा जाए तो इस वृत्त के बिंदु जितने भी हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, लेकिन स्पर्श रेखा के जितने भी बिंदु हैं स्पर्श बिंदु को छोड़कर वो सभी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हैं। तो यानी हम इस केंद्र से इस स्पर्श रेखा की जितनी भी दूरियां बनाएंगे उन दूरियों में हम देखेंगे ये त्रिज्या एक ऐसी दूरी है जो वृत्त की परिधि तक जाएगी और बाकी जितनी भी दूरियां हैं वो वृत्त से बहिर्भाग में भी, वृत्त के बहिर्भाग में भी जाएगी। मतलब वे सभी दूरियां क्या हो जाएगी, इस ओ ए से बड़ी ही होगी। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, ओ ए दूरी, ओ ए ये जो दूरी है वो केंद्र से परिधि तक की दूरी है, परिधि तक की दूरी है। ये तो केवल परिधि तक की दूरी है, लेकिन इसके साथ ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्र ओ से, केंद्र ओ से स्पर्श रेखा की अन्य सभी दूरियां, अन्य सभी दूरियां, अन्य जितनी भी दूरियां होगी, ध्यान रखें ओ ए दूरी केंद्र से परिधि तक की दूरी है और इसके अलावा केंद्र ओ से स्पर्श रेखा की अन्य सभी जो दूरियां हैं वो वृत्त के बहिर्भाग तक जाएगी। क्योंकि अब वो अन्य मतलब जो है बाहर के वाले भाग के क्यों जाएगी, क्योंकि स्पर्श रेखा का केवल एक ही बिंदु वृत्त पर स्थित होता है तथा उसके मतलब उसके स्पर्श रेखा के शेष बिंदु
वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होते हैं। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हम अपने इस केंद्र से स्पर्श रेखा की कितनी भी दूरियां कर लें, उसमें से ये एक दूरी है वो वृत्त की परिधि तक जाएगी, बाकी सभी दूरियां वृत्त के बहिर्भाग तक जाएगी। अब बहिर्भाग तक हम जितनी भी दूरी बनाएंगे तो हम वहां पे क्या देखेंगे कि सर यहाँ पे जो दूरी OA है उसके मुकाबले जितनी भी अन्य जो हम स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच की दूरियां करेंगे वो सभी क्या होगी, बड़ी होगी। इस परिधि तक जाने वाली दूरियों से ये सभी दूरियां बड़ी ही होगी। अगर आप चाहो तो एक दो और दूरियां भी ले सकते हो, यहां से OC या कोई भी आपका जो मन करे वो नाम लेकर हम कर सकते हैं, वो सभी दूरियां इस दूरी से बड़ी ही होगी। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि अतः OA केंद्र तथा स्पर्श रेखा के केंद्र तथा स्पर्श रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जितनी भी हम दूरियां कर रहे हैं उनमें से ये दूरी कैसी है, न्यूनतम। और हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भाई किसी बिंदु की किसी भी रेखा से जो न्यूनतम दूरी होती है वो उस रेखा पर लंब बनाती है। तो हमें पहले से हम पता है, तो भाई हम जानते हैं कि किसी बिंदु की, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, किसी बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी रेखा पर लंब होती है, रेखा पर लंब होती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि वो भी इस पर क्या हो जाएगी, लंब। इस प्रमेय के कारण जो हम जानते हैं तो लिखेंगे कि अतः OA लंब हो जाएगा किस पर, XY पर। और इसी प्रकार से ये वापस XY ये जो है वो लंब हो जाएगा वापस OA पर। मतलब जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी और स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब हो जाएगी। तो ये कैसे लंब हुई वो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। और अंत में हमें दोस्तों अतः लिख के हमें यही प्रमेय वापस लिखना है कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जरूर अंत में लिखें और ये लिखने के बाद हमारा ये जो प्रमेय है वो दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। तो ये हो गया इति सिद्धम। कुछ भी नहीं करना है ज्यादा दोस्तों, हमें तो ये करना है कि जो भी हमें स्पर्श रेखा दी गई हो उस स्पर्श रेखा से केंद्र की दूरियां बना ले, जिसमें से एक दूरी स्पर्श बिंदु तक जानी चाहिए और एक कोई दूरी, एक या दो आपका मन करे, वो अगर हम दूरियां बढ़ाएंगे तो वो वृत्त से बाहर वाले भाग में जरूर जाएगी, क्योंकि इस रेखा का केवल एक ही बिंदु वृत्त पर स्थित होता है और बाकी सब इसके जो बिंदु है स्पर्श रेखा के वो वृत्त के बहिर्भाग में होते हैं और वे दूरियां अधिकतम हो जाएगी, तो ये दूरी न्यूनतम हो जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी रेखा पर लंब बनाती है और ये OA जो त्रिज्या है वो भी स्पर्श रेखा पर लंब बना देगी। तो दोस्तों आगे के हम जो प्रश्न लेकर आएंगे उन प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। तो लंब की वजह से दोस्तों ये समकोण होगा, जरूर ध्यान रखें। चलिए इसी प्रकार से पढ़ते हैं अपने अगले प्रमेय 13.2 दोस्तों कि वृत्त पर स्थित, यानी ये जो प्रमेय हम पढ़ रहे हैं वो 13.1 का विलोम है। यहां पे क्या है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त को पर कोई बिंदु है और वहां से यदि कोई ऐसी रेखा खींची गई है जो त्रिज्या पर पहले से लंब बनाती है तो वह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये हमें सिद्ध करना है, क्योंकि प्रमेय में जो शुरुआत की बात है वो प्रश्न में दी गई है और अंतिम बात है वो है, हम इसको मान सकते हैं लेकिन हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये बात सही है या गलत है। तो सबसे पहले शुरुआत की जो बात है वो हम दिया गया में रखते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से ऐसी रेखा खींची गई है ऐसी रेखा खींची गई है जो त्रिज्या पर लंब बनाती है, जो त्रिज्या पर
लंब बनाती है। अब हमें ये बताना है दोस्तों कि ये जो रेखा हमने खींची है वो स्पर्श रेखा है या नहीं। तो सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है कि वह रेखा स्पर्श रेखा है। जरूर सिद्ध करेंगे कि भाई ये जो रेखा है वो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई है और त्रिज्या पर वो लंब बनाती है। अब इस लंब के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये जो लंब रेखा है वो किसी बिंदु से आ रही है, केंद्र बिंदु ही तो है, बिंदु से आ रही है और रेखा पर क्या बना रही है, लंब। तो हम क्या कहेंगे हम कि भाई ये जो रेखाखंड बन रहा है, ये जो दूरी बन रही है वो किसी बिंदु और एक रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी है। ध्यान रखिए, न्यूनतम दूरी ही है। अब देखते हैं आगे कि भाई क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम जो ये नाम है वो हमने लिए हैं कि सर हमने क्या क्या लिया है कि वृत्त का केंद्र O, फिर हमने ली है क्या, एक रेखा यानी वृत्त पर स्थित, चलिए वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर स्थित बिंदु A से एक रेखा खींची या एक रेखा XY खींची। ये ले लिया हमने कि भाई ये खींची क्या, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन एक रेखा खींची है, ये स्पर्श रेखा हम सिद्ध करेंगे। तो ये सब ए बिंदु से एक रेखा खींच ली, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया, उसी ए बिंदु से त्रिज्या खींच ली, त्रिज्या OA खींची, और ये जो हमने त्रिज्या खींची है वही त्रिज्या इस रेखा पर क्या बना रही है, लंब बना रही है, या ये जो रेखा है वो इस त्रिज्या पर क्या बना रही है, लंब बना रही है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा है या नहीं। स्पर्श रेखा के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे और उसका कोई भी बिंदु वृत्त के अभ्यंतर में ना जाए वो रेखा स्पर्श रेखा हो जाती है। तो चलिए इसी स्पर्श रेखा पर हम अन्य कोई बिंदु ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे B, आप चाहो तो एक और बिंदु ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, क्योंकि रेखा अनेक बिंदुओं का बिंदुपद होता है। हमने ये बिंदु जो है वो वृत्त की परिधि पर लिया था, वहां से एक रेखा खींच ली। अब इस रेखा के सारे बिंदुओं में से कोई एक बिंदु और ले लो और उसे भी किससे मिला दो, केंद्र से मिला दो दोस्तों। तो हमने ये केंद्र से मिला दिया है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो लंब बन रहा है, इसीलिए ध्यान रखें दोस्तों, लंब बन रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये O से ये A क्या हो गई, OA हो गई, इसकी बीच की दूरी। तो हम यहां देखेंगे कि OA व OB, OA और OB रेखा XY की केंद्र से दूरियां है। ये क्या है, केंद्र से दूरियां है। लेकिन OA इस रेखा पर लंब है। ये जो है ना O है दोस्तों, ये O है जो क्या है, लंब है, और इसीलिए ये जो OA है वो छोटी दूरी होगी और OB है वो बड़ी दूरी होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम इस रेखा पर अन्य कोई भी बिंदु लेंगे, वो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा, और बहिर्भाग में स्थित होगा तो वे सभी दूरियां क्या हो जाएगी, इस OA के मुकाबले वो दूरियां है वो बड़ी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इस रेखा का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा A बिंदु को छोड़कर। तो हम लिखेंगे कि अतः XY पर स्थित केवल बिंदु A वृत्त का एक बिंदु है, लेकिन इस रेखा पर स्थित अन्य बिंदु, इस रेखा पर स्थित अन्य बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में होंगे। तो अगर हम देख सकते हैं कि ये बिंदु जो है इस प्रकार से मिलाए, तो इस रेखा के जितने भी बिंदु रहेंगे वो सब वृत्त के बहिर्भाग में चले जाएंगे। यानी इस रेखा का कोई भी भाग, कोई भी बिंदु इस वृत्त पर स्थित और है नहीं A के अलावा, ना वो वृत्त के अंदर जा रहा है। तो फिर क्या हो जाएगी, बहिर्भाग में स्थित होंगे तो वो हो जाएगी क्या, स्पर्श रेखा। अतः XY इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, इस वृत्त की
स्पर्श रेखा है। और इसी प्रकार से हमारा ये प्रमेय भी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ कि भाई वृत्त के किसी बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींच लें, उसी बिंदु से हम त्रिज्या खींच लें और वो त्रिज्या लंब बनाती है, तो फिर इस प्रकार से खींची गई ये रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो अतः लिख के हमें ये प्रमेय अंत में जरूर लिखना है। लिखने के बाद लिखना है हैंस प्रूव, यानी ये अपना प्रमेय है वो सिद्ध हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ये जो दूरी है वो केंद्र और इस रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी है। और उस रेखा पर स्थित अन्य कितने भी बिंदु अंकित करके अगर हम केंद्र से दूरी करेंगे तो वो दूरी वृत्त से बाहर चली जाएगी। और जैसे ही वो बाहर जाएगी तो हम देखेंगे कि भाई इस रेखा का कोई भी बिंदु और अन्य कोई बिंदु इस वृत्त के अंदर तो है नहीं, वृत्त के बाहर जरूर है। यानी वृत्त पर स्थित केवल ये एक ही बिंदु है, और जो रेखा वृत्त पर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो स्पर्श रेखा होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो गया। करते हैं अगला एक और प्रमेय, जिसकी बात हमने पिछले अध्याय में की थी, पिछले अपने वीडियो में की थी, कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु से यदि दो स्पर्श रेखाएं खींच ली जाए तो वे दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है। तो चलिए उस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। प्रमेय 13.3 दोस्तों देखिए कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से, ये वृत्त है उसके बहिर्भाग में कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी वृत्त के बहिर्भाग में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं दोस्तों, दो से ज्यादा। अगर दो से कम खींचना चाहो तो आप एक खींच सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी खींच सकते हैं? दो। और इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, ये बोल रहा है प्रमेय। हम सिद्ध करेंगे कि आखिर ये बराबर होती है तो कैसे। ऐसे थोड़ी मान ले कि भाई दोनों बराबर हो गई, ऐसे तो नहीं मानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस केंद्र को इस बहिर्भाग से मिला दीजिए। रेखाखंड खींचना है आपको जो इन दोनों को क्या कर दे, मिला दे। हमने रेखाखंड खींचा है, लेकिन हम इसे इस प्रकार से डॉटेड लाइन में इसको दर्शाया है। फिर क्या करना है, केंद्र से त्रिज्या खींचनी है। ऐसे तो हमें पता है कि भाई इस वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पे विशेष त्रिज्या कौन सी, ऐसी त्रिज्या खींचिए जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जाए, जाकर वहां मिल जाए, ऐसी रेखा हमें खींचनी है। तो चलिए हमने खींच ली स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या खींच ली, त्रिज्या खींच ली। उसी प्रकार से हमें एक और त्रिज्या स्पर्श रेखा जो अन्य है उसके स्पर्श बिंदु पर खींचनी है। और अभी हमने जो प्रमेय पढ़ा था 13.2, उसमें हमने क्या देखा था, 13.2 और 13.1 में हमने ये देखा था कि भाई वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या हम खींच रहे हैं और यदि वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो वो त्रिज्या वहां जाकर क्या बना देगी, लंब बना देगी। यानी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, लंब। लेकिन कब बनाती है, जब वो त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची जाए, तो यहाँ पे लंब हो गया। इस प्रकार से हमने देख लिया है। और ये अपने आप, अब देखिए दोस्तों, ये अलग अलग जो है वो सिद्ध हो जाएगी कि बराबर है या नहीं। पर मैं बोल रहा है कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, लेकिन हमने क्या देखा इस प्रकार से कि सर जैसे ही हमने चीज बनाई इस प्रकार से, केंद्र को उस बहिर्भाग में स्थित बिंदु से मिला दो, फिर केंद्र से इस प्रकार से त्रिज्याएं खींच लो जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिल जाए। तो जैसे ही मिलाया हमने क्या देखा कि ऊपर भी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और नीचे भी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और अब हमें जो जो स्पर्श रेखाएं बराबर करनी है वे दोनों रेखाएं अलग अलग त्रिभुज में स्थित है। और हमें पता है दोस्तों कि अलग अलग त्रिभुज की जब भी कोई भुजा बराबर करनी हो, ये जो स्पर्श रेखाएं बराबर करनी है वो इस त्रिभुज के लिए क्या है, भुजा है। ऊपर वाले त्रिभुज की ये भुजा कौन सी, ये PA, और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी, PB। इन दोनों को ही तो बराबर करना है। और इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें अलग अलग त्रिभुजों को करना पड़ेगा सर्वांग सम। ध्यान रखिए दोस्तों, जब अलग अलग त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर करनी हो तो उन त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ता है। जरूर करेंगे। सबसे पहले क्या प्रश्न में दिया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया यह है कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखें, इस बहिर्भाग में स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वे स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की है, वे स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की है, ये हमें सिद्ध करना है, जरूर सिद्ध करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो मन से काम किया वो ले लेते हैं कि सर हमने यहाँ पे केंद्र O ले लिया, बहिर्भाग में स्थित बिंदु P से, बहिर्भाग में स्थित बिंदु क्या ले लिया, P से 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो PA खींच ली हमने और एक PB खींच ली हमने। तो चलिए खींची। इसके बाद देखिए क्या किया, स्पर्श रेखाएं खींच ली। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं को क्या करना है, बराबर करना है। जरूर करेंगे इन दोनों को बराबर, लेकिन बराबर करने से पहले हमने यह जो काम अलग से किया जो इस प्रश्न में नहीं था फिर भी हमने किया। कौन कौन सा काम किया, तो देखिए हमने यहाँ पे ये किया कि केंद्र O को, जो केंद्र O है उस केंद्र O को P से तथा स्पर्श बिंदुओं A व B से मिलाया। और जैसे ही हमने मिलाया हमने क्या देखा, 2 अलग अलग त्रिभुजों का हो गया निर्माण। त्रिभुज कौन कौन से, ऊपर वाला त्रिभुज OAP, चलिए त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया OAP। आप चाहो वो नाम आप लिख सकते हो, लेकिन यहां पे देखिए हमने दिया OAP। दूसरे त्रिभुज का नाम OBP, क्योंकि इसका नाम आपने जो लिया है ऊपर वाले त्रिभुज का, नीचे वाले त्रिभुज का नाम ऐसा लेना है जो इस ऊपर वाले त्रिभुज का जो नाम लिया उसके संगत होना चाहिए, OAP। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम इस प्रकार से केंद्र और इस स्पर्श बिंदु पर जो मिला रहे हैं ये क्या है, इसकी त्रिज्या। इन त्रिज्या पे चल के गए, फिर स्पर्श रेखा पर गए, नाम बन गया OAP। तो यहां पे भी वही, त्रिज्या पे चल के जाओ फिर स्पर्श रेखा पर जाओ तो नाम बढ़ जाएगा OBP। हमेशा सर्वांग समता में दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि नाम दोनों त्रिभुजों का संगत होना चाहिए। अब इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया है और हमें पता है कि इन दोनों त्रिभुजों में जो अलग अलग भुजाएं हैं, एक PA और PB, इनको बराबर करना है। ये प्रमेय बोल रहा है कि भाई ये दोनों बराबर है, लेकिन कैसे बराबर है, इनको बराबर करना है। और इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर कम से कम 3 चीजें पहले से बराबर होनी चाहिए। और उन तीनों में ध्यान रखें दोस्तों, कम से कम एक भुजा का होना जरूरी है। बाकी आप कौन कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, या फिर सभी भुजाएं कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक भुजा इन दोनों में बराबर होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। कोई समान है तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसके अंदर भी समकोण है और इसके अंदर भी समकोण है। तो सबसे पहले समकोण बराबर हो रहा है, कर लीजिए। समकोण OAP, समकोण है OAP और फिर कोण है OBP, ये दोनों हो गए बराबर। इसका कारण कौन, तो ध्यान रखें दोस्तों, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ध्यान रखें दोस्तों, ये जो त्रिज्या होती है ना वो क्या करती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जहां स्पर्श बिंदु मिलता है वहां जाकर क्या बना देती है, लंब बना देती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा OP दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ। देखिए ये OP रेखाखंड ऊपर वाले में भी है और OP पूरा का पूरा नीचे वाले त्रिभुज के अंदर भी काम आ रहा है। तो ये दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ। लेकिन इस उभयनिष्ठ में भी खास बात देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ है लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कहाँ है, समकोण के ठीक सामने। जिस त्रिभुज के अंदर समकोण होता है और समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ये समकोण, ये सामने, ये भी कर्ण, यानी दोनों त्रिभुजों के कर्ण कौन है, OP समकोण के बाद कर्ण समान हो गया। फिर हमने देखा कि इस त्रिभुज की OA और इस त्रिभुज की OB, देखिए इस त्रिभुज के अंदर OA, इस त्रिभुज के अंदर OB, ये भी बराबर है। कारण क्या हो जाएगा बराबर होने का, कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की
त्रिज्याएं जो है दोस्तों वो हमेशा समान होती है। तो त्रिज्याएं समान हो गई। हमने क्या देखा कि सर हमने जिन बातों का प्रयोग किया उन बातों से ये बात मिल गई कि दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर हो गई। तीन चीजों में ये देखा कि एक समकोण हो गया, फिर समकोण के सामने वाली ठीक सामने वाली भुजा बराबर होगी और फिर एक एक भुजा और बराबर हो गई। तो ये बन गया समकोण कर्ण भुजा, समकोण राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तीनों बात हमने देखी इन दोनों त्रिभुजों के अंदर समान हो गई। RHS यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता के नियम से, ध्यान रखिए दोस्तों ये सर्वांग समता का एक नियम बन गया। सर्वांग समता के नियम से जिन दो अलग अलग त्रिभुजों में कोई तीन संगत चीज पहले से बराबर हो वो सर्वांग समता का नियम बन जाता है, लेकिन उनमें कम से कम एक भुजा समान होनी जरूरी है। मतलब ये तो तीन चीजें हमने बराबर की है, ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों ही हमने कोण कोण कोण, तो वो सर्वांग समता का नियम नहीं होता दोस्तों, क्योंकि सर्वांग समता में कम से कम एक भुजा समान होनी जरूरी है। उसके साथ में दो कोण हो तो भी चलेंगे, लेकिन तीनों कोणों से बराबर करके सर्वांग सम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज छोटा या बड़ा होने से उसके कोणों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भुजाओं के योग पे और भुजाओं की लंबाई पे फर्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए सर्वांग समता में कम से कम एक भुजा का होना जरूरी है जो पहले से समान हो। तो तीन चीजें बराबर कर दी। सर्वांग समता का नियम समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता के नियम से जो त्रिभुज हमने लिए थे, त्रिभुज OAP और वापस त्रिभुज OBP, ये दोनों त्रिभुज दोस्तों सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग सम होने के बाद में ध्यान रखें कि जो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये और ये कोण बराबर, ये और ये कोण बराबर, और ये दोनों कोण तो पहले से बराबर हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक बात ये होती है कि उसकी संगत जो भुजा है, जैसे इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा वापस उपनिष्ठ होने की वजह से बराबर है ही, और भी कोई संगत भुजा है तो वो भी बराबर होती है। तो हमने इस त्रिभुज में एक भुजा ले ली ये PA और इस त्रिभुज में ले ली PB, तो ये भी क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि दोनों क्या है संगत है। जो एक जैसी दिख रही है वो संगत होती है और ये संगत चीज क्या हो गई बराबर सर्वांग समता के कारण। तो हमें ये स्पर्श रेखा ही तो बराबर करनी थी और वही स्पर्श रेखा त्रिभुज के अंदर भुजा का काम कर रही है, यानी इस त्रिभुज की संगत भुजाएं समान करनी है। तो हम लिखेंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान होती है। चलिए ये हो गया संगत भुजाएं समान होती है। तो संगत भुजाएं हमने इसमें कर दिया PA, इसमें कर दिया PB, दोनों हो गई बराबर। और ये जो दोनों हमने बराबर की है इस त्रिभुज की भुजाएं, वही दो भुजाएं तो क्या है इस वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं जो बहिर्भाग में स्थित बिंदु P से आ रही है। तो अतः लिख के हम यही प्रमेय अंत में वापस लिखेंगे कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो ये अपना प्रमेय है वो दोस्तों सिद्ध हो गया। तो दोस्तों हमने ये जो तीन प्रमेय आज सिद्ध किए हैं 13.1, 13.2 और 13.3, इन तीनों प्रमेय के आधार पर हम अपनी जो प्रश्नमाला आगे शुरू करेंगे 13.1, उसमें हम इन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उन प्रश्नों को समझने के लिए हमें ये प्रमेय है वो अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।